रियलिटी ऑफ सैलरीज इन यूएसए। देखिए, एक बात बहुत मिसअंडरस्टूड है इंडिया में और इनफैक्ट यूएस में भी बहुत सारे लोगों को, कि जो सैलरीज के जो हाई फिगर्स दिखते हैं कई लोगों को, वो एक्चुअली उतने हाई होते हैं या नहीं। आपने इंडियन मीडिया में तो बहुत बार देखा ही होगा कि दिस आईआईटी ग्रेजुएट्स गेट 1.5 करोड़ ऑफर इन यूएसए। तो कॉमन पीपल लाइक अस गेट वेरी इंप्रेस्ड। हम सोचते हैं कि वाह यार, कितनी बढ़िया सैलरी मिल रही है, यूएस में जाके 1.5 करोड़ रुपए कमाएगा। Hi, this is Chaitanya Samphara, faculty at the College of Business, University of Texas, Arlington. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक मेरा फ्रेंड है जिसको अराउंड $85,000 की सैलरी मिली अटलांटा में, और उसी के क्लासमेट को मिली $170,000 कैलिफोर्निया में, जहाँ पर दोनों का जो जॉब पोजीशन था वो मोर और लेस सेम था। अब देखिए, जो $85,000 कमा रहा है वो मुझसे ये कह रहा था कि अरे यार, उसको तो 170K मिल गया, मुझसे डबल से भी ज़्यादा मिल गया, मुझे सिर्फ $80,000 मिल रहे हैं वो अटलांटा में। तो मैंने उसको यही कहा कि जो जो भी तुम्हारी सैलरी $85,000 वो अटलांटा के हिसाब से बहुत है, और इनफैक्ट तुम कॉस्ट ऑफ लिविंग को कंसिडर ही नहीं कर रहे। देखिए, जब कॉस्ट ऑफ लिविंग की बारी आ जाती है ना, देन कैलिफोर्निया की रियलिटी भी बाहर आती है। मेरे एक फ्रेंड है हरनूर सिंह, जो कि जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैंने मास्टर्स और पीएचडी किया था, वहीं से उन्होंने बैचलर्स और मास्टर्स किया है कंप्यूटर साइंस में, एंड ही रिसेंटली ग्रेजुएटेड। तो देखिए, ये जो सारी बातें होती है ना, हरनूर और मैंने बात की थी इसी इश्यू को लेकर, और मैंने हरनूर को काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया था इसी मामले पर। देखिए, जब मैंने पीएचडी ख़त्म किया था तो मेरा पहला जॉब ऑफर सैन फ्रांसिस्को एरिया में सेंटा क्लारा यूनिवर्सिटी से आया था, और इसी टाइम पर मुझे मायामी यूनिवर्सिटी से भी दूसरा जॉब ऑफर आया था, और मुझे चूज़ करना था कि मैं कैलिफोर्निया जाऊं या ओहायो जाऊं। और देखिए, जो सैलरी का जो डिफरेंस था वो था दोनों जगह पे, और वो सरप्राइजिंगली किस डायरेक्शन में था वो मैं हरनूर से बातचीत में आपको बता ही दूंगा। और देखिए, जो सैलरीज जो ऑफर हो रही थी जो कैलिफोर्निया में वर्सेस अदर स्टेट्स, उसकी वजह से लाइफस्टाइल का कितना बड़ा डिफरेंस आ जाता है वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। सो दिस इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड bestplaces.net, and where you can compare the cost of living between two cities. So let's compare Oxford, Ohio with San Jose, where in Oxford I was getting 150, and let us see how it compares to San Jose. As you can see कि मुझे वहाँ पर $425,000 की सैलरी मिलनी चाहिए थी सैन होजे में to live the same lifestyle that I could live with in Ohio for 150K. अब ये इतना बड़ा डिफरेंस है, उसमें देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है होम कॉस्ट का एंड लिविंग एक्सपेंसेस का। बाकी उन कॉसेस में भी फॉर मोस्ट पार्ट सैन होजे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था। एंड नाउ लेट अस कंपेयर द अदर वे अराउंड। उस टाइम पर मैं अटलांटा में रहता था, एंड इफ़ आई कंपेयर कि मेरी सैलरी कैसे ट्रांसलेट होती थी फ्रॉम सैन होजे टू अटलांटा वेयर आई वाज लिविंग एट द टाइम, तो हम कंपेयर कर सकते हैं सैन होजे को अटलांटा जॉर्जिया से, और वही सैलरी जो मुझे वहाँ पर ऑफर हो रही थी सैन होजे में 143K, what was equivalent salary in Atlanta, वो देखा जाए तो to afford the same lifestyle I only needed to make 63K. So even though on paper it looked like 143K, Atlanta जहाँ पे मैं रहता था उस टाइम पर, उसके सैलरी सिर्फ $63,000 के आसपास थी वो, और उसमें भी लिविंग एक्सपेंसेस का बहुत बड़ा रोल था। And now let us compare Palo Alto, California, where a lot of people live and where Apple has their headquarters. And let us compare that with where I live right now, Dallas, Texas. Let's say अगर आपको $2 लाख की सैलरी मिलती है तो वो कैसे कंपेयर होती है, अब देखेंगे तो पता चलेगा कि $200,000 इन Palo Alto compares to only $35,000. तो ऐसा आदमी जो सिर्फ $35,000 कमाता है डैलस एरिया में, उसकी लाइफस्टाइल और $2 लाख कमाने वाले की Palo Alto की लाइफस्टाइल मोर और लेस सेम होगी। एंड इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है होम कॉस्ट का, क्योंकि देखिए, बाइंग अ होम इज़ अ पार्ट ऑफ अमेरिकन ड्रीम, राइट। देखिए, ये डेफिनेटली पॉसिबल है कि जब आप बड़ी कंपनीज में जॉब कर रहे हो, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, एप्पल हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, और जो भी कोई कंपनी मुझसे छूट गई हो, ऐसी सारी कंपनीज में ये डेफिनेटली हो सकता है कि जब आप कुछ साल वहाँ पर जॉब कर लें, आपकी सैलरी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाए। हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता। तो जब आपकी सैलरी 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख डॉलर्स, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, $500,000 कितना होता है, 3.5 करोड़ रुपए होता है यार, तब शायद आप उसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पर आ सकते हैं। लेकिन जब आपकी स्टार्टिंग जो सैलरीज होती हैं विच इज़ बिटवीन 120K टू 250K का जो रेंज है, क्या वो एक्चुअली इतना इंप्रेसिव है भी कि नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो इतना इंप्रेसिव नहीं है जितना आपको लगता है।
तो देखिए मेरे व्यूज़ कैलिफोर्निया के बारे में। बताना कि अगर आपको एज ए प्रोफेसर कभी कैलिफोर्निया जाने का मौका मिला या शायद मिला होगा, तो आपको कितना मतलब सैलरी डिफरेंस लगा, एंड व्हाई यू चोज टू स्टे इन टेक्सास ओवर लिविंग इन कैलिफोर्निया। सो देखिए, मैं जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी ही गया था जहाँ पर आप गए हो। वहाँ पे मैंने अपना मास्टर्स और पीएचडी किया था। और जब मैं पीएचडी फिनिश कर रहा था, तब मैंने कई यूनिवर्सिटीज में इंटरव्यू किया था कोर्स। तो मेरा पहला जॉब ऑफर ही बे एरिया में, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में एक यूनिवर्सिटी से आया था। और उसी टाइम पे ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम मेरा दूसरा जॉब ऑफर आया था ओहायो में। तो मैंने ये देखा कि जो मुझे सैलरी ऑफर हो रही थी बे एरिया में, इट वाज इक्विवेलेंट टू मोर और लेस एनी स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरा हाँ वहां पर जो सैलरी मिल रही थी ऑफर, वो थी 143K। और ओहायो में मुझे ऑफर हो रही थी 150K। तो मुझे $7,000 ज्यादा मिल रहे थे एक ऐसी जगह में विच वाज डर्ट चीप। और ये भी तो देखिए कि मेरी थिंकिंग प्रोसेस कैसी थी उस टाइम पर। मैं 9 साल तक स्टूडेंट था, ठीक है, एज अ मास्टर्स एंड डॉक्टर स्टूडेंट। तो पैसे तो होते नहीं थे हमारे पास। जब आप ग्रेजुएट कर रहे हो तो आपको लगता है ना कि फाइनली हम गरीबी से बाहर आ जाएं। यस। और उस टाइम पर अगर आपको फिर से इतनी महंगी जगह जाना पड़ जाए, और वहां पर जब आप इंटरव्यू करते हो तो आपको एक रियल एस्टेट टूर भी देते हैं वो लोग। दिन भर कैंपस इंटरव्यू चलता है, रियल एस्टेट टूर भी मिलता है। तो वहां पर वो जब मुझे रियल एस्टेट टूर पे ले गए, तो 2 मिलियन $3 मिलियन के घर थे। और उसके ऊपर से जो $1 मिलियन के जो सस्ते घर थे, सस्ते घर $1 मिलियन के थे, वो इतने टूटे फूटे पुराने खंडहर जैसे घर थे, वो बता नहीं सकता मैं। तो मुझे लगा कि फिर मैंने ये देखा कि ओहायो में मेरा रेंट था $800, नॉट इवन 800, $795, 2 बेडरूम का। और वही वही 2 बेडरूम अगर अपार्टमेंट लेना हो आपको कैलिफोर्निया में बे एरिया में, तो इट वुड बी एनीवेयर बिटवीन, डिपेंड्स, बट एनीवेयर बिटवीन $3,500 to $4,500 का रेंज होता है एटलीस्ट। उस रेंज में तो होता ही है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम बहुत ही कम होता होगा। सो लेट्स टेक द मिनिमम, बेयर मिनिमम। अगर मुझे 2 बेडरूम का अपार्टमेंट $3,500 का रेंट देना पड़ जाता सैन फ्रांसिस्को में, और ओहायो में मैं दे रहा था लेट्स से 800, तो वहां पे साल का $33,000 तो वहीं पे मेरा सेव हो रहा था ओहायो में। Oh my इसका God. मतलब कि 3 साल में $100,000, $1 लाख सिर्फ 3 साल में फर्क पड़ रहा था। तो मुझे पता चल गया कि अगर मैं बे एरिया चला गया वर्सेस मैं ओहायो गया, तो मैं गरीबी से जल्दी से निकल आऊंगा इफ आई गो टू ओहायो। और सिर्फ यही नहीं, सैन फ्रांसिस्को जो एरिया है और जो बे एरिया है, जो पालो आल्टो, माउंटेन व्यू, सैन होजे, ये सारे एरियाज हैं, वहां पे हर चीज महंगी है। गैस इज ट्वाइस एज एक्सपेंसिव। अगर आपको कहीं कार पार्क करनी है, दैट इज लाइक 3 to 4 times मोर एक्सपेंसिव। आप बिलीव एक्चुअली एज कम्पेयर टू ओहायो जहाँ पे मैं रहता था, ऑक्सफोर्ड ओहायो, वहां पे पता है कार पार्किंग का चार्ज कितना होता था? कितना? 25 सेंट 1 घंटे का। ठीक है। 25 सेंट। और अगर आपको सैन फ्रांसिस्को के किसी भी एरिया में कार पार्क करनी पड़ जाए, $15 से कम का खर्चा नहीं आने वाला आपका। एक तो सैलरी मुझसे ओहायो से कम, ऊपर से सभी एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा। तो मैं क्यों जाता सैन फ्रांसिस्को में? बिलीव इट और नॉट, मेरी जो अभी टेक्सास में जो सैलरी है, अगर यही सैलरी का जो लाइफस्टाइल जो मुझे यहाँ मिलता है, अगर मुझे वही लाइफस्टाइल पालो ऑल्टो कैलिफोर्निया फॉर एग्जांपल, जहां पर एप्पल का हेडक्वार्टर्स है, वहीं पे मुझे सेम इक्विवेलेंट लाइफस्टाइल जीनी हो, देन आई शुड बी मेकिंग एटलीस्ट $1 million इन पालो ऑल्टो एरिया, Oh मोर देन my $1 million। God. तो आपका जो लाइफस्टाइल है उतना डिफरेंट हो जाता है, जस्ट बिकॉज हाउ एक्सपेंसिव इट इज इन सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया एरिया। जब आप देखते हैं ना टेक इंडस्ट्री में, जब 1 करोड़ की सैलरी मिल गई, 1.25 करोड़ की सैलरी मिल गई, 1 करोड़ 50 लाख की सैलरी मिल गई, ये जो सैलरीज प्रोजेक्ट करते हैं, वो अगर प्योरली प्योर टर्म्स अगर इक्विवेलेंस इन लाइफस्टाइल एंड अफोर्डेबिलिटी कंपेयर किया जाए, आप मानोगे नहीं, वो बैंगलोर में 15 लाख की सैलरी है वो साल की। ठीक है। Oh. तो 1 करोड़ जो जो सैलरी आपको 2 करोड़ रुपए लगता है सैन फ्रांसिस्को में, वो बैंगलोर में 15 लाख की सैलरी से ज्यादा उसका वैल्यू नहीं है। क्या ठीक बात है। है। तो इफ यू मेकिंग इवन 80,000 in a affordable city like Dallas, Atlanta, it is equivalent to making not less than 160, 170K, or not even less than, in some cases, 200K in many areas of California. गॉट इट। तो आपने मेन पॉइंट तो डिस्कस किया, दैट वाज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पार्ट, कि अपार्टमेंट महंगा होता है तो मेजर कॉस्ट तो वही होती है। पर जैसे कि अटलांटा में सस्ता अपार्टमेंट ढूंढना बड़ा इजी होता है, लाइक यू कैन एक कमरे में 2-3 जाने रह लें तो काफी रेंट कम हो जाता है।
तो वो पॉसिबिलिटी होती है कि नहीं, अगर आप एक ऐसी लोकेलिटी में रहना चाहें जहाँ पे रेंट बहुत कम हो, तो होता है कि नहीं ऐसा? तो इस केस में आपको एक रियल लाइफ इंसिडेंट बता रहा हूँ मैं आपको। मैं एक ऐसे कपल्स को जानता हूँ जो 2 मैरिड कपल्स थे, न्यूली मैरिड कपल्स से 2 सेपरेट कपल्स थे, ठीक है, हस्बैंड वाइफ 1, हस्बैंड वाइफ 2। इतना महंगा था उनके लिए अफोर्ड करना अपना सिंगल बेडरूम, तो उन्होंने 2 बेडरूम अपार्टमेंट लिया, 1 बेडरूम एंड बाथरूम इस कपल का, दूसरा बेडरूम और बाथरूम दूसरे कपल का, ठीक है, सो दैट दे कैन एक्चुअली सेव मोर मनी। तो पॉइंट ये है कि देखिए, जो इन्फ्लेटेड सैलरीज हमें लगती है कि सैन फ्रांसिस्को एरिया में मिलता है, वहां पे उसी के अकॉर्डिंगली एक्सपेंसेस भी बहुत ही ज्यादा होता है वहां पर। तो जब आप सुनते हैं ना कि ये बंदा गूगल में इतनी बढ़िया सैलरी पा रहा है, फेसबुक में इतनी अच्छी सैलरी पा रहा है, उतना इंप्रेस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप उससे आधी सैलरी में भी उससे बेटर लाइफस्टाइल जी सकते हैं इफ यू आर इन अ मोर अफोर्डेबल प्लेस। The only thing that attracts people to Bay Area is that there are so many different kinds of companies. Because there are so many different kind of companies, there are also so many more people there. And कैलिफोर्निया में एक स्ट्रगल बात यह है, बे एरिया में खासकर, कि वहाँ पे हाई राइज अपार्टमेंट्स नहीं होते, वहाँ पे अलाउड नहीं है उसके लॉ के अकॉर्डिंगली। उसकी वजह से जब आप ऊंची ऊंची बिल्डिंग नहीं बना सकते, तो आपको यू हैव टू ग्रो फ्लैट, राइट, और वो कितना रियल एस्टेट आप क्रिएट कर लोगे। सो बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने ऑफिस से 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा दूर रहते हैं, और उसकी वजह से उनका कम्यूट टाइम भी बहुत बढ़ जाता है। और वो भी, ये भी बात याद रखिए कि जो 1 घंटा, 1.5 घंटा दूर रहते हैं, वहां पे भी कोई इतना चीप नहीं है रहना। तो इनफैक्ट वहां का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि लेट्स से इफ यू वांट टू बिकम फाइनेंशियली सिक्योर और फाइनेंशियली स्टेबल, लेट्स से ऐसा सिचुएशन होना चाहिए कि जब आपको अगर 1 साल तक जॉब भी ना रहे, तो भी आप अपना खर्चा निकाल लो, अपना रेंट दे सको, ये सब कर लो। ये काम अचीव करने के लिए मुझे ओहायो में शायद 1.5 साल से 2 साल लगे थे, such that even if I lose my job, if I have zero income, I can still survive. Yes. And I say I can still survive, I can pay my rent, I can buy my food, I can pay all my bills. सब कुछ मैं कम से कम 1 साल में जी सकता था, 1 साल तक जी सकता था, अगर मुझे वो सैलरी चली जाए। वही चीज अगर मुझे कैलिफोर्निया में रहते हुए वहां पर अचीव करनी होती, तो मुझे 12-15 साल तो लग ही जाते वहां पर। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना बहुत जरूरी है। हर एक बंदे का सपना होता है कि एक बार एक स्टेज आ जाए कि अगर सैलरी नहीं भी आई, यू कैन सर्वाइव फॉर फ्यू इयर्स, बट दैट इज easier in like Atlanta, Ohio, Texas as compared to California. वो आपने प्रूव कर दिया। That is my view. और एक बात आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताऊं कि जब मैं सैन फ्रांसिस्को में जो जॉब ऑफर मिल रहा था मुझे उस एरिया में, जब मैं डिक्लाइन करने ही वाला था, तब मैंने अपने प्रोफेसर साहब से कहा कि देखिए, इतना अच्छा एरिया है, वो इतना अच्छा वेदर है, सब कुछ इतना बढ़िया है, मैं वहाँ का जॉब अपॉर्चुनिटी मैं मना कर रहा हूँ और ओहायो जा रहा हूँ, तो वो सारा जो एक्साइटमेंट शायद मुझसे मिस हो जाएगा ना। तो मेरे प्रोफेसर साहब ने कहा कि अगर तुम कैलिफोर्निया में रहते, तुम के दिन भर बीचेस में घूमते रहते कि पहाड़ों में घूमते रहते, ऐसा कुछ करते क्या? नहीं ना, तुम्हें जो भी करना है आराम से, पूरा समर इन अकेडमी में तुम्हारे हाथ में होता है, जाओ कैलिफोर्निया में रहो, घूम कर आओ, वापस आ जाओ। आपको कौन रोक रहा है ये सब करने से? लेकिन आप ये देखो कि कहाँ पर आप अपने जॉब में खुश रहोगे और कहाँ पर आप अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर पाओगे। अगर मैं इतनी दूर आया हूँ इंडिया से, यहाँ पे पढ़ाई करके, इतनी मेहनत करके, अब मुझे आखिर में जॉब लगा है, तो मैं क्यों फिर से गरीबी की लाइफस्टाइल लेने लगा? Yeah, I agree. Thank you so much, Professor, for sharing your valuable information. एक स्टूडेंट से लेकर प्रोफेसर की जर्नी मैंने आज तक नहीं देखी, बट आपके चैनल ने हमें दिखा दी। थैंक यू सो मच। देखिए, तो ये थी मेरी डिस्कशन हरनूर सिंह के साथ। यू शुड डेफिनेटली चेक हिज चैनल आउट। उनके बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उनके इतने बढ़िया बढ़िया वीडियोस होते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। हरनूर के चैनल का नाम है सिंग इन यूएसए, और उसके चैनल का जो लिंक है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हरनूर ने अपनी पूरी स्टूडेंट लाइफ एज अ बैचलर्स एंड मास्टर्स स्टूडेंट पूरी डॉक्यूमेंट की हुई है अपने यूट्यूब चैनल पर। ये सारे बातें तो हमने कर ली, लेकिन कैलिफोर्निया का एक एडवांटेज ये होता है कि वहाँ पे इतनी सारी कंपनीज हैं और आपको इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं टू स्विच फ्रॉम वन जॉब टू दी अदर। और देखिए, मेरे ऐसे काफ़ी फ्रेंड्स जो कि कैलिफोर्निया में सेटल हो गए हैं, उनको शुरू में तो उतनी दिक्कत नहीं आ रही थी क्योंकि दे वर सिंगल, बट व्हेन दे गॉट मैरिड, जब उनके बच्चे हो गए, जब आपके 2 बच्चे हो जाएं कैलिफोर्निया में और उनकी फ़ीस भरनी पड़ जाए, जब आपका खर्चा इतना ज़्यादा पड़ जाता है, घर खरीदना पड़ जाता है, तो घर का जो कॉस्ट है कैलिफोर्निया में और जो सारे लिविंग एक्सपेंसेस हैं बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर एज़ कम्पेयर टू एनी अदर्स नॉर्मल सिटी इन द यूएस। देखिए, जो ऊंची ऊंची सैलरीज मिलती है ना, बॉस्टन में, न्यूयॉर्क में, सियाटल में, सैन फ्रांसिस्को एरिया में, ये इतनी ऊंची एक्चुअली होती है नहीं। बिलीव इट और नॉट, इन कैलिफोर्निया, इन सैन फ्रांसिस्को एरिया, अगर आप सिंगल हैं और अगर आप $82,000 तक भी कमा लेते हैं, तब भी आप
लो इनकम लिमिट्स में आते हैं। और अगर आपकी फैमिली है और आपकी फैमिली की इनकम 117K $1,17,000 भी होना, तब भी आप लो इनकम लिमिट में आते हैं वहाँ पर। देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको कैलिफोर्निया नहीं जाना चाहिए अगर आपको अच्छा जॉब मिला चाहिए, लेकिन इट मे नॉट नेसेसरली बी अ वायबल ऑप्शन इन द लॉन्ग रन। 4 साल ओहायो में रहने के बाद जब मैं सेकेंड टाइम जॉब मार्केट में गया, तब भी मैंने कॉन्शियसली कैलिफोर्निया, सिएटल, न्यूयॉर्क, बॉस्टन ऐसे एरियाज में अप्लाई नहीं किया। मुझे टेक्सास जाना था क्योंकि टेक्सास में भी सारी चीज़ें जो इन जगह पे होती हैं वो मिल जाती हैं आपको। यहाँ पे भर भर के अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। फिर भी जहाँ पर जो पैसे का वैल्यू है टेक्सास में, इट गिव्स यू अ लॉट मोर एज कम्पेयर टू सैन फ्रांसिस्को एरिया फॉर एग्जाम्पल। देखिए, जब आप 9 साल तक स्टूडेंट हो जाते हैं, और स्टूडेंट कितना कमा लेते हैं, देखिए तब मैंने ऐसे दिन देखे थे कि $10 भी इधर उधर हो जाए ना, तो मेरे बजट को बहुत फ़र्क पड़ता था। देखिए, ये 9 साल की फाइनेंशियल हार्डशिप्स फेस करने के बाद मैंने अपने लिए ये डिसीजन लिया कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहता हूँ, और उसके लिए अगर मुझे अच्छा जॉब मिल जाता है ये महंगी जगहों से बाहर, तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। तो देखिए, ये सारी डिस्कशन के बाद मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर आपकी सैलरी थोड़ी नॉर्मल है, इतनी एग्जैजरेटेड सैलरी नहीं है जो बाकी लोगों की होती है बे एरिया में, then you don't need to get depressed or you don't need to feel inferior about yourself. Truth be told, $1 gets you much less in these expensive cities as compared to what $1 can get you in a normal city like Dallas, Atlanta and other cities. Thank you for watching. Jai Hind and God bless America.